हेलो छोटे भाई, क्या हुआ? MHI 106 सोशल स्ट्रक्चर्स इन इंडिया का नाम सुनकर घबराहट हो रही है ना? सोच रहे हो कि ये हड़प्पा, वैदिक काल और जाति व्यवस्था का जटिल सामाजिक इतिहास कैसे याद रहेगा? सबसे पहले तो एक लंबी और गहरी सांस लो। बस बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। तुम्हारा बड़ा भाई आ गया है। आज से ये सब्जेक्ट तुम्हारे लिए कोई रटने वाली थ्योरी नहीं, बल्कि एक जादुई टाइम मशीन की सैर है, जहां हम देखेंगे कि हमारे पूर्वजों ने कैसे मिलकर बस्तियां बसाईं, कैसे समाज में वर्ग बने और कैसे नए धर्मों ने जन्म लिया। तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना, बस आंखें बंद करो और मेरी बात सुनो। मैं वादा करता हूं तुम एग्जाम में 20-20 नंबर के आंसर बहुत आराम से लिख कर आओगे। यह है तुम्हारे अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर MHI 106 का पार्ट 1। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो कहानी जो तुम्हारे एग्जाम्स में फर्क डाल देगी। बिल्कुल। और देखिए, ये जो डर है ना, ये बहुत नॉर्मल है। कई बार हम फैमिली के प्रेशर में या किसी और वजह से हिस्ट्री ले तो लेते हैं, पर जब इतनी मोटी किताबें सामने आती हैं तो लगता है कि यार ये सब कैसे होगा। हाँ, और खासकर तब जब लगता है कि इतिहास मतलब सिर्फ बोरिंग डेट्स और राजाओं के नाम रटना है। एग्जैक्टली। लेकिन मैं सभी विद्यार्थियों को ये बताना चाहती हूँ कि सोशल स्ट्रक्चर्स या सामाजिक संरचनाएं कोई रटने वाली चीज है ही नहीं। मतलब ये तो हमारी अपनी कहानी है ना। हम इंसान कैसे एक साथ आए, हमने कबीले कैसे बनाए, फिर हम शहरों में कैसे रहने लगे। ये सब बहुत लॉजिकल है। राइट। और आज की चर्चा में ना हम इसी लॉजिक को समझेंगे। हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है वो ये है कि हम इतने हजारों साल पुराने इतिहास को आखिर जानते कैसे हैं? मतलब जो पुरानी किताबें हैं या जो खंडर हमें मिलते हैं, क्या वो हमें पूरा सच बता देते हैं? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। और इतिहास पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि इतिहास सिर्फ एविडेंस यानी साक्ष्यों को इकट्ठा करना नहीं है। फ्रांस के एक बहुत मशहूर हिस्टोरियन हुए हैं, मार्क ब्लॉक। अच्छा, मार्क ब्लॉक। हाँ, उन्होंने अपनी किताब में हिस्टोरियंस क्राफ्ट यानी इतिहासकार के कौशल की बात की है। उनका कहना था कि कोई भी सबूत ना खुद से कुछ नहीं बोलता। मतलब इतिहासकार का काम सिर्फ फैक्ट्स जमा करना नहीं है, बल्कि उनकी इंटरप्रिटेशन करना है। इंटरप्रिटेशन यानी उसकी व्याख्या करना। बिल्कुल। इतिहास को बार बार लिखा जाता है, जिसे हम रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। क्योंकि जैसे ही हम किसी पुरानी चीज को एक नए नजरिए से देखते हैं, उसकी पूरी कहानी बदल जाती है। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपको किसी ने व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा। अब मैसेज में क्या लिखा है वो तो एक फैक्ट हो गया, लेकिन वो मैसेज किस टोन में लिखा गया है, गुस्से में या मजाक में, और वो किसने और क्यों लिखा है, ये समझना इंटरप्रिटेशन है। अरे वाह, क्या सटीक बात कही है। एकदम यही बात है। और इसी वजह से ना, जो हमारे लिखित स्रोत हैं यानी लिटरेरी सोर्सेज, उन्हें पढ़ते हुए बहुत सावधान रहना पड़ता है। वो कैसे? देखिए, अगर हम कॉलोनियल व्यू यानी औपनिवेशिक दृष्टिकोण की बात करें, जब अंग्रेजों ने भारत का इतिहास लिखना शुरू किया तो उन्होंने हमारे वेदों और पुराणों को ये कहकर खारिज कर दिया कि भाई इंडियंस को तो हिस्ट्री लिखनी ही नहीं आती। अच्छा। मतलब उन्होंने हमारे प्राचीन ग्रंथों को इतिहास माना ही नहीं। हाँ, अंग्रेजों का तर्क था कि इनमें कोई एग्जैक्ट डेट्स नहीं है, कौन सा युद्ध कब हुआ उसकी क्रोनोलॉजी नहीं है। लेकिन वो ये भूल गए कि इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों का नहीं होता। राइट, मतलब वो सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री ढूंढ रहे थे। एग्जैक्टली। जबकि हमारे ग्रंथों में एक अलग तरह का इतिहास था। जैसे वैदिक साहित्य में हमें दान स्तुति मिलती हैं। दान स्तुति, ये क्या होता है? दान स्तुति मतलब वो कविताएं या गीत जो पुजारियों या कवियों ने अपने सरदारों की तारीफ में गाए थे, क्योंकि सरदारों ने उन्हें गायें या संपत्ति दान में दी थी। इसके अलावा हमें वंशावली यानी जीनियोलॉजीज मिलती हैं। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी का रिकॉर्ड। बिल्कुल। और इन चीजों से हमें पता चलता है कि उस समय समाज में ताकत किसके पास थी, धन का बंटवारा कैसे होता था। ये सामाजिक इतिहास था जो अंग्रेजों को समझ ही नहीं आया। तो मतलब अगर हम किसी किताब को पढ़ रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि वो किसने लिखी है। लेकिन यार एक बात बताओ, हड़प्पा सभ्यता में तो हम आज तक उनकी लिपि या स्क्रिप्ट को पढ़ ही नहीं पाए हैं। तो वहां का सच कैसे पता चलता है? क्या वो खंडर किताबों से ज्यादा सच बोलते हैं? हड़प्पा का केस ना सच में बहुत दिलचस्प है। वहां हम टेक्स्ट या किताबों पर निर्भर नहीं है। हमें सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी ईंटों, बर्तनों और शहर की बनावट को देखना पड़ता है। तो वहां की सामाजिक संरचना, मतलब हड़प्पन सोशल स्ट्रक्चर कैसा था? क्या वहां भी अमीर गरीब थे? देखिए, हड़प्पा कोई छोटा मोटा कबीला नहीं था। वो एक स्टेट सोसाइटी थी, एक राज्य व्यवस्था। और जब समाज इतना बड़ा हो जाता है तो वहां सोशल हेटेरोजेनिटी आ जाती है। सोशल हेटेरोजेनिटी मतलब समाज में विविधता, अलग अलग वर्ग। हाँ बिल्कुल। मतलब समाज में शासक, व्यापारी, मजदूर
और शिल्पकार जैसे अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं। और ये असमानता हमें हड़प्पा के शहरों के डिजाइन में साफ दिखती है। इससे मैंने सुना है कि हड़प्पा और मोहनजोदारो में शहर 2 हिस्सों में बटा होता था। एक सिटाडल, जिसे ऊपरी टीला कहते हैं, और एक निचला शहर। सही कहा। सिटाडल ऊंचाई पर था, किले बंद था, और जो आम लोग थे वो निचले शहर यानी लोअर टाउन में रहते थे। तो ये तो आज के मॉडर्न वीआईपी जोन जैसा हो गया ना, कि अमीर और ताकतवर लोग ऊंची दीवारों के पीछे रह रहे हैं और आम जनता बाहर। बिल्कुल ऐसा ही। और इसी डिजाइन को देखकर जोनाथन केनॉयर जैसे मशहूर पुरातत्वविद ने एक बहुत बड़ी थ्योरी दे दी थी। अच्छा, क्या थ्योरी दी उन्होंने? उन्होंने कहा कि शायद हड़प्पा में बहुत ही कठोर जातियां यानी कास्ट्स हुआ करती थीं। उनका मानना था कि सिटाडल में एलीट क्लास रहता था और नीचे आम लोग। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि शायद हड़प्पा में जो काम धंधे थे वो पुश्तैनी थे। केनोए का यही मानना था कि लोग पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही काम करते थे और एक ही जगह पर रहते थे। लेकिन अगर ये सच है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो जाति व्यवस्था या कास्ट सिस्टम हम वैदिक काल से जोड़ते हैं वो तो हड़प्पा में ही शुरू हो गया था। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों ने इस थ्योरी को पूरी तरह पलट दिया। अरे कैसे? मोहनजोदाड़ो में एक जगह है जिसे मुनीर एरिया कहते हैं। जब वहां खुदाई हुई तो स्ट्रैटिग्राफी यानी मिट्टी की अलग अलग परतों की स्टडी की गई। मतलब जमीन के नीचे जो एक के ऊपर एक लेयर्स होती हैं। तो उनमें क्या मिला? सबसे नीचे वाली यानी सबसे पुरानी लेयर में दिखा कि वहां स्टीटाइट का काम होता था। स्टेटाइट एक बहुत मुलायम पत्थर होता है जिससे मनके और मोहरें बनती थीं। ठीक है। फिर उसके ऊपर वाली लेयर में उसी जगह पर स्टोनवेयर यानी पक्की मिट्टी की चूड़ियां बनाने का कारखाना मिला। और फिर सबसे ऊपर वाली लेयर में वहां नॉर्मल मिट्टी के बर्तन यानी पॉटरी पकाने की भट्टियां मिली। अरे वाह, मतलब एक ही जगह पर समय के साथ काम बदल रहा था। एग्जैक्टली। अगर काम पुश्तैनी होता, अगर समाज जातियों में बटा होता, तो एक ही आंगन में पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ एक ही काम होना चाहिए था ना। बिल्कुल। पत्थर का काम करने वाले के बच्चे अचानक उसी घर में मिट्टी के बर्तन क्यों बनाने लगेंगे? इसका तो सीधा सा मतलब है कि हड़प्पा के लोग काम बदलने के लिए आजाद थे। वो मार्केट की डिमांड के हिसाब से अपना पेशा बदल लेते थे। सही पकड़ा। उनमें ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी थी। हड़प्पा में असमानता जरूर थी, कुछ घर बड़े थे, कुछ छोटे थे, लेकिन जन पर आधारित कठोर जाति व्यवस्था वहां नहीं थी। लेकिन फिर ये आजादी खत्म कैसे हुई? जब 1900 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा के शहर बिखर गए तो लोग वापस गांवों और कबीलों में आ गए। तो क्या तब सब बराबर हो गए थे? वैदिक समाज की शुरुआत कैसी थी? हड़प्पा के बाद जो ऋग्वेदिक काल आया यानी अर्ली वैदिक स्टेज, वो पूरी तरह से एक पास्टोरल समाज था। पेस्टोरल मतलब पशुपालक। जी, जो जानवरों पर निर्भर थे। हाँ। उनका सबसे बड़ा धन जमीन नहीं थी, बल्कि उनकी गाय और घोड़े थे। और पशुपालक समाज की एक खासियत होती है कि उन्हें सर्वाइवल के लिए हमेशा साथ रहना पड़ता है। इसलिए उस समय समाज में काफी हद तक इगैलिटेरियनिज्म यानी बराबरी थी। ये तो वैसा ही हो गया जैसे कॉलेज का कोई ग्रुप प्रोजेक्ट हो, जहाँ पूरा ग्रुप मिलजुल कर काम कर रहा है और सब बराबर हैं। बिल्कुल। उस समय पूरे कबीले को जना JNA कहते थे और आम लोगों को VIS, और जो उनका लीडर होता था उसे कहते थे गोपा जनस्य। गोपा जनस्य मतलब गायों का रक्षक। हाँ, वो कोई ऐसा राजा नहीं था जो महल में रहता हो। उसका काम था कबीले की गायों की रक्षा करना। जब दो कबीलों में युद्ध होता था तो वो मेनली गाय लूटने के लिए होता था। और युद्ध में जो माल लूटा जाता था ना, जिसे बूटी कहते हैं, वो सरदार अकेले नहीं रखता था। अच्छा, तो वो उस धन का क्या करता था? वो उसे विविधता जैसी कबीलाई असेंबलियों में पूरे कबीले के बीच बांट देता था। क्या बात है, मतलब प्रॉफिट का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता था, इसलिए कोई बहुत अमीर या बहुत गरीब नहीं बन पाया। राइट। लेकिन ये बराबरी ज्यादा दिन नहीं चली। जब हम लेटर वैदिक स्टेज यानी उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो सब कुछ बदलने लगता है। वो कैसे? ऐसा क्या हुआ लेटर वैदिक काल में? दो बहुत बड़े बदलाव हुए। एक तो लोग पंजाब हरियाणा से आगे बढ़कर पूर्व की तरफ गंगा यमुना दोआब के जंगलों में आ गए, और दूसरा उन्हें लोहे यानी आयन का इस्तेमाल आ गया। हाँ, और लोहे के साथ फिर खेती भी शुरू हो गई होगी। बिल्कुल। इसी दौर को हम PGW कल्चर यानी पेंटेड ग्रेवियर से भी जोड़ते हैं। जब खेती शुरू हुई तो जमीन की अहमियत गायों से ज्यादा हो गई। अब गायों को तो आप साथ लेकर घूम सकते हैं, लेकिन जमीन को तो नहीं ना। राइट। जमीन के लिए तो आपको एक जगह टिक कर रहना पड़ेगा। और यहीं से जमीन पर कब्जा शुरू हुआ।
जो कबीले के ताकतवर और सीनियर लोग थे, उन्होंने संपदा को बाकी लोगों में बांटना बंद कर दिया। वो खुद को राजन्य या क्षत्रिय कहने लगे। मतलब जो पहले कॉलेज प्रोजेक्ट का बराबर वाला लीडर था, वो अचानक से कॉर्पोरेट कंपनी का सीईओ बन गया और सारा प्रॉफिट खुद रखने लगा। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और जो लोग अनुष्ठान कराते थे, यज्ञ कराते थे, वो ब्राह्मण बन गए। बेचारी आम जनता जो पहले बराबर की हिस्सेदार थी, उसे खेती और व्यापार में लगा दिया गया और उन्हें वैश्य कहा गया। और शूद्र कौन थे फिर? जो लोग युद्ध में हार गए थे या जो समाज के हाशिए पर थे, उन्हें सबसे नीचे धकेलकर शूद्र का दर्जा दे दिया गया। इस तरह 4 वर्णों वाला वर्णा सिस्टम खड़ा हो गया। लेकिन यार एक बात सोचो, कल तक जो आम लोग सरदार के साथ हथियार उठाकर लड़ते थे, उन्होंने अचानक खुद को नीचे दर्जे का कैसे मान लिया? उन्होंने कोई बगावत क्यों नहीं की? क्योंकि उन्हें कंट्रोल करने के लिए शारीरिक ताकत से ज्यादा मनोवैज्ञानिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। मनोवैज्ञानिक हथियार मतलब साइकोलॉजिकल कंट्रोल, वो कैसे? अनुष्ठानों यानी रिचुअल्स के जरिए ब्राह्मणवादी ग्रंथों ने एक बहुत ही सख्त हायरार्की बना दी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उपनयन संस्कार, जिसे हम जनेऊ पहनना भी कहते हैं। तो क्या उपनयन संस्कार सबको अलाउड नहीं था? नहीं, ये नियम बना दिया गया कि उपनयन सिर्फ ऊपर के 3 वर्ण कर सकते हैं। शूद्रों को और महिलाओं को इससे पूरी तरह बाहर कर दिया गया। और उपनयन सिर्फ एक धागा पहनने की बात तो थी नहीं। मुझे लगता है इसका मतलब शिक्षा का अधिकार भी था, राइट? बिल्कुल, उपनयन का सीधा मतलब था शिक्षा का अधिकार और समाज के जो पावरफुल नेटवर्क्स हैं, उनमें शामिल होने का अधिकार। जब शूद्रों और महिलाओं को इन संस्कारों से बाहर किया गया, तो असल में उन्हें सत्ता और संपत्ति से बेदखल कर दिया गया। उन्हें ये यकीन दिला दिया गया कि ईश्वर की यही मर्जी है। बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा कंट्रोल था। लेकिन जब आप किसी समाज को इतने कड़े नियमों में जकड़ देते हो और इतनी भयंकर इनइक्वालिटी पैदा कर देते हो, तो कभी ना कभी तो प्रेशर कुकर फटेगा ही ना। कोई तो आवाज उठाएगा। और वो विस्फोट हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 6th सेंचुरी BCE में। ये वो समय था जब उत्तर भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही थी। इसे हम सेकेंड अर्बनाइजेशन या द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। सेकेंड अर्बनाइजेशन मतलब हड़प्पा के बाद पहली बार फिर से शहर बसने शुरू हो गए थे। हाँ, और इसके पीछे के कारणों पर ना इतिहासकारों में एक बहुत ही जबरदस्त बहस है। हम यहाँ किसी की साइड नहीं ले रहे, बस दोनों के व्यूज देखते हैं। एक तरफ है RS शर्मा। उनका क्या मानना है? RS शर्मा का तर्क है कि ये जो नए शहर बसे, इसके पीछे मुख्य कारण था लोहा। वो कहते हैं कि लोहे की कुल्हाड़ियों से मध्य गंगा घाटी के घने जंगल काटे गए और लोहे के भारी हल से गहरी जुताई हुई। इससे बहुत ज्यादा अनाज पैदा हुआ, जिसे हम सरप्लस कहते हैं। राइट। और जब जरूरत से ज्यादा अनाज होता है तो ट्रेड बढ़ता है और शहर बसते हैं। लेकिन इस पर बहस क्या है? बहस ये है कि NR रे जैसे इतिहासकारों ने इस थियरी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाई उस समय के जंगल इतने घने थे कि उन्हें शुरुआती लोहे की कुल्हाड़ियों से काटना मुमकिन ही नहीं था। शायद जंगलों को आग लगाकर साफ किया गया हो। अच्छा, ये भी लॉजिकल है। और रे साहब ये भी कहते हैं कि खुदाई में जो लोहे के औजार मिले हैं, वो भारी हल नहीं थे, बल्कि सिर्फ कुदालें थीं, यानी होज। लेकिन चाहे जंगल कुल्हाड़ी से कटे हों या आग से, और चाहे जुताई हल से हुई हो या कुदाल से, एक बात तो पक्की है कि सरप्लस अनाज पैदा हो रहा था। बिल्कुल, इस बात पर सभी सहमत हैं। और इस एग्रीकल्चरल सरप्लस की वजह से व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा, और व्यापार बढ़ने से समाज में एक बिल्कुल नया वर्ग उभर कर आया, जिसे गहपति कहते थे। गहपति, ये कौन लोग थे? ये बहुत ही अमीर व्यापारी थे, गिल्ड्स के मुखिया। इनके पास व्यापार से बेतहाशा पैसा आ रहा था। लेकिन यहीं पर वर्ण व्यवस्था का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन यानी विरोधाभास सामने आया। वो क्या? देखिए, इन गहपतियों के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन वर्ण व्यवस्था के हिसाब से इन्हें वैश्य माना जाता था, जो तीसरे नंबर पर आते थे। ब्राह्मणवादी समाज में सम्मान सिर्फ जन्म और अनुष्ठानों से मिलता था, पैसे से नहीं। इसलिए इन अमीर व्यापारियों को समाज में वो इज्जत नहीं मिल रही थी जिसके वो हकदार थे। अरे ये तो आज के उन नए स्टार्टअप फाउंडर जैसा हो गया ना, जिनके पास करोड़ों की फंडिंग तो है, लेकिन जो पुरानी सोच वाले कुलीन या एलीट लोग हैं, वो उन्हें अपने एक्सक्लूसिव क्लब्स में एंट्री नहीं देते। तो ऐसे में ये व्यापारी क्या करेंगे? वो अपनी एक नई व्यवस्था खड़ी करेंगे। बिल्कुल, जब पुरानी व्यवस्था आपको इज्जत न दे,
तो आप एक नए इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं। और यहीं एंट्री होते हैं जैन और बौद्ध धर्म की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इन नए धर्मों का उदय हुआ और इन अमीर व्यापारियों ने, जिन्हें श्रेणियां या श्रेणीस कहा जाता था, इन्होंने इन धर्मों को भारी समर्थन दिया। तो बौद्ध और जैन धर्म ऐसा क्या था जो इन व्यापारियों को इतना पसंद आया? सबसे पहली चीज, बौद्ध और जैन धर्म ने जन्म पर आधारित जाति प्रथा को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि इंसान जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान होता है। इससे व्यापारियों को अपवर्ड सोशल मोबिलिटी यानी समाज में ऊपर उठने का मौका मिल गया। राइट। और मैंने ये भी सुना है कि उस समय जो वैदिक यज्ञ होते थे वो बहुत महंगे होते थे। हाँ, जैन और बौद्ध धर्म ने उन खर्चीले अनुष्ठानों और कर्मकांडों का कड़ा विरोध किया। लेकिन इसके अलावा एक और बहुत बड़ा आर्थिक कारण था, और वो था अहिंसा, यानी अहिंसा। अहिंसा का इकोनॉमी से क्या लेना देना? बहुत बड़ा लेना देना है। देखिए, नए धर्मों ने जानवरों की बलि का विरोध किया। अब इसे सिर्फ धार्मिक एंगल से मत देखिए। उस समय खेती और व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। खेतों को जोतने के लिए और माल ढोने वाली गाड़ियों के लिए बैल यानी बुलक्स बहुत जरूरी थे। अरे हाँ, अगर यज्ञों में लगातार बैलों की बलि चढ़ती रहती तो खेती कैसे होती, व्यापार कैसे होता? एग्जैक्टली। अगर बलि नहीं रुकती तो पूरी कृषि अर्थव्यवस्था चरमरा जाती। इसलिए जैन और बौद्ध धर्म की अहिंसा कोई सिर्फ इमोशनल अपील नहीं थी, वो उस समय की इकोनॉमी की सबसे बड़ी जरूरत थी। मतलब ये पूरा का पूरा एक सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन था। इसीलिए इन अमीर व्यापारियों ने अपनी तिजोरियां खोल दी और इन नए धर्मों को खूब डोनेशन दिया। बिल्कुल। इन व्यापारियों के सपोर्ट के बिना शायद बौद्ध और जैन धर्म इतनी तेजी से नहीं फैल पाते। तो आप देखिए, हड़प्पा के लचीले समाज से लेकर ऋग्वैदिक बराबरी, फिर उत्तर वैदिक काल की कठोर वर्ण व्यवस्था और अंत में उसके खिलाफ बगावत, ये पूरा चक्र हमें बताता है कि इतिहास में कुछ भी फिक्स नहीं होता। वाकई ये सब इतना लॉजिकल है, मतलब समाज के नियम हमेशा ताकत और संसाधनों के हिसाब से बदलते रहते हैं। सही कहा। लेकिन मेरा मतलब है, इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं विद्यार्थियों के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल, बताइए। देखिए, जैन और बौद्ध धर्म ने समानता की बहुत बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, लेकिन क्या ये धर्म सच में समाज के हर तबके को आज़ादी दिला पाए? क्या महिलाओं को या समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े मजदूरों को पूरी समानता मिली? या फिर इतिहास में कोई भी क्रांति कभी 100% मुकम्मल नहीं होती? ये सच में सोचने वाली बात है कि पुरानी व्यवस्थाओं की परछाई नए समाज पर भी पड़ती है। बिल्कुल। और इसीलिए इतिहास की व्याख्या कभी खत्म नहीं होती। देखा कितना आसान था, खामखा डर रहे थे। ये था MHI 106 का पार्ट 1। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि भारत में जातियों का जाल कैसे फैला, दक्षिण भारत के बदलते सामाजिक ढांचे की कहानी और सामंतवाद फ्यूडलिज्म पर इतिहासकारों की भयंकर जंग। खुद पर भरोसा रखो, तुम फोड़ दोगे। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी।